अगला कार्यक्रम जी आदरणीय अ, आज हम कल ही हमने मार्केटिंग पर ही चर्चा की और आज भी हम मार्केटिंग पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो आदरणीय सबसे पहले मैं पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। क्योंकि पवन सर 2-3 दिन में प्रवास पर थे, तो सबसे पहले वो आ जाए और फिर बाद में हम सभी मार्केटिंग पर चर्चा करेंगे। जी, आदरणीय पवन कुमार सर का स्वागत। जी, धन्यवाद। बहुत सभी को अभिनंदन और बहुत सुंदर आज की कक्षा मेहरा जी की रही। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने योग कराया, तो महसूस कराया कि प्रत्येक अंग पर कितना खिंचाव, कितना दबाव, कितना उस पर धीरे-धीरे करने पर मुझे लगता है कि हमारे कार्यों की गुणवत्ता भी बन जाती है और हमें और अच्छी तरह से महसूस होता है। और जब कार्यों की हमारी गुणवत्ता बनी रहेगी तो हम निश्चित रूप से जब उसको गति पकड़ेंगे तो उसका भी एक अच्छा प्रभाव रहेगा। लेकिन योग का जो काम है मुझे लगता है कि धीरे-धीरे करने का ही जो कार्य है उसको उसी से हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और हर एक साँस लेते हुए एहसास करते समय कि कहाँ पर मुझे खिंचाव हो रहा है, कहाँ पर दबाव हो रहा है, कहाँ पर दर्द हो रहा है। ऐसा करने से शायद हम अपने शरीर के पड़ने वाले जो भी रोग व्याधि हैं उससे भी मुक्ति पा सकते हैं और उसके बारे में हम अपने आप को में एहसास अच्छा उसमें हो सकता है। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत अभिनंदन और प्रणाम आपको। इसी प्रकार से हमें नियमित रूप से योग की जो हमारी कक्षाएँ हैं, उसमें हमें इसी तरह से मुझे लगता है कि धीरे-धीरे करते हुए हम कार्यों को आगे बढ़ाएँगे तो बहुत फ़ायदा हमें मिलने वाला है। इस टॉपिक को आगे लेते हुए जो आज की विषय रखा हुआ है मार्केटिंग का, तो उस मार्केटिंग के विषय के ऊपर आज हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे और चर्चा का हमारा जो ध्येय है वो ये है कि आप आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे बढ़ें? कैसे हम इस मार्केटिंग के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें या शुरुआत में एकदम से तो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, लेकिन ये समझने का प्रयास करें कि अन्य लोगों ने क्या प्रयास किए हैं, उसका क्या प्रभाव रहा है, उस प्रभाव से हम क्या अपने उसमें उतार सकते हैं अपनी परिस्थिति स्थिति के अनुसार और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जैसे अब हम देखिए धीरे-धीरे प्रयास करने के बाद कई वर्षों के अथक प्रयासों से कम अब जीवामृत बनाने के ऊपर जो न्यूट्रिएंट की जो हमारी समस्या होती थी, उसके ऊपर काफ़ी सारे किसान अब चर्चा करने लगे, अनुभव उन्होंने बाँटे और काफ़ी हद तक के अब इसमें एक आदरणीय प्रदीप मेहरा जी, सबको आदरणीय एक प्रदीप वर्मा जी, आप बंद कर लें अपना वीडियो। प्रदीप वर्मा जी, वीडियो बंद कर लें प्लीज। जी, बंद जी, कर लें वीडियो, तो हिल रहा है आपका जी। हमारा जो जीवामृत बनाने की विधि से धीरे-धीरे बहुत सारे किसान आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे। इसी प्रकार से कीट नियंत्रण का भी जो कार्य जो हमारे साथी लोग स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने केमिकल का खर्चा कम किया, अपने जो फसल है उसको कीड़ों से बचाने का प्रयास किया है, धीरे-धीरे उसमें भी आत्मनिर्भर बने। इस तरह से हम खेती के हर एक क्षेत्र में जितने भी उसके आयाम हैं, उसमें हम अपने हाथों में कुछ चीज़ों का नियंत्रण लेने की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। हम किसी भी और सरकार की ओर, कहीं किसी दूसरी संस्था की ओर यह देखते हुए प्रयास अगर करते रहेंगे कि सरकार ही हमारे लिए सब कुछ करेगी या कोई संस्था आकर के ही हमारे लिए सब कुछ करेगी, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएँगे, तो शायद ये आज के ज़माने में ज़रा-सी हम इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं इस अवधारणा के ऊपर। क्योंकि आज के ज़माने में हमारे इंटरनेट के माध्यम से हम अभी जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं उसके माध्यम से हमारी पहुँच पूरी दुनिया तक हो गई है अगर कोई पहुँचना भी चाहे तो। और इसी क्रम में जो अच्छे कार्य हुए हैं, जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं उनको समझने का प्रयास करें, उसको भी ट्राई करने का प्रयास कर कर हम करते हैं।
तो निश्चित रूप से हमारी कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। और धीरे-धीरे अगर हमने एक भी सीढ़ी का एक पाए में हम आगे बढ़े, तो धीरे-धीरे करके बाकी सीढ़ी को भी हम ऊपर तक के पहुँच सकते हैं। तो इस पायदान एक-एक करके इस पायदान पर आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने जीवामृत का उदाहरण दिया, पहले लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन धीरे-धीरे जब उपयोग किया, तो उनको आज की तारीख में हमें लगता है कि उससे अच्छे तो कोई चीज़ ही नहीं। तो इस तरह से हमें प्रयास लगातार जारी रखना है। प्रयास में हमें असफलता भी मिलेगी, उसके लिए भी तैयार रहना है। और बहुत सारे लोग मिल कर के अगर अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं और उसके ऊपर सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से कभी न कभी उसको सार्थक उनकी जो मेहनत है, उसका एक सार्थक रूप देखने को आगे हमें मिला ही दिखाई देगा। तो मेरा इस मंच के माध्यम से केवल यही कहना है आज की तारीख में कि मार्केटिंग के ऊपर शायद चर्चा कल हुई थी, मैं तो जुड़ नहीं पाया था क्योंकि सिग्नल ऑफ हो गया था। तो हम इस विषय पर भी प्रयास करें और जो अभी तक के जो प्रयास हुए हैं, उनको गंभीरता से उसके बारे में समझें। और जो चीज़ें हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे पेन एरियाज़ हैं, उसको उसके बारे में भी हम विचार करने का प्रयास करें कि इसका समाधान कैसे करें। इसका समाधान करने के लिए शायद जो भी हमारी समस्याएँ हैं कृषकों की, उसमें सरकार भी पहल कर रही है, बहुत सारी अन्य संस्थाएँ भी पहल कर रही हैं। तो इस पहल को करते हुए उसको समझ करते हुए, उसके बारे में अपनी समझ बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही मुझे आज कहना है। और इसी क्रम में अब आगे की जो हमारी चर्चाएँ हैं, उसको हमारे साथी सँभालेंगे और उसके ऊपर अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगे और जो भी उन्होंने सीखा है उसके बारे में बताएँगे। और ऐसे करते हुए अब धीरे-धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार और धन्यवाद। अ, जी, धन्यवाद आदरणीय सर, बहुत सुंदर। आपने संक्षिप्त में सब बता दिया और आगे हम आदरणीय दिनेश शेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करके अगली चर्चा वो आरंभ करें। जी, आदरणीय जी जी आदरणीय दीदी जी, सादर धन्यवाद। सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम। और आज हमारे दादू जी ने, हमारे और मेरे गुरु जी ने सुंदर योग कराया और कहा कि अब टीचर बच्चों के कान नहीं मरोड़ रहे हैं, लेकिन अब हम अपने कान स्वयं मरोड़ें। उनके कहने का संकेत इस तरह भी जाता है कि अपने कान स्वयं मरोड़ना मतलब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। और जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है और एक संकेत भी दिया है कि आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं और हमारे कई क्रम उपक्रम इस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी दिशा में हमने कल मार्केटिंग पे बात की और मार्केटिंग के दो पहलू सामने आए। एक मार्केटिंग की हम अपने उत्पादों को उपभोक्ताओं तक और मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, और दूसरी बात ये सामने आ रही थी कि जो किसान जो जैविक उत्पाद जो जैविक इनपुट अपने खेत में लगाना चाहते हैं और नहीं बन पा रहे हैं, उनको कैसे प्राप्त हो। तो दो दिशाओं में ये बात जा रही थी। लेकिन कल ही आदरणीय पवन सर ने एक लिंक साझा किया था और वो लिंक था पहाड़ी एग्रीकल्चर से संबंधित। उसमें उत्तराखंड में कुछ युवा कार्य कर रहे हैं पहाड़ी एग्रीकल्चर की इसी तर्ज पे जिस तर्ज पे हम योगाहार आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि उनमें दोनों में बहुत ही डिफरेंस होगा। ये जूम मीटिंग पे आयोजित इस कार्यक्रम में जो ऑनलाइन कार्यक्रम था, मैं तो बहुत देर में जुड़ पाया क्योंकि मैं असल में काफ़ी देर में देख पाया। और रंजना बहन ने जैसे कहा कि एक कार्यक्रम है इस तरह का, तो मैं उससे जुड़ा और जहाँ तक मैं सुन पाया वो सुंदर उपयोग कर रहे हैं डिजिटल मीडिया का, सोशल मार्केटिंग और सोशल एप्स का। और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वे पहाड़ी उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग तैयार कर रहे हैं। जो अभी भी पवन सर ने कहा है कि जो डिजिटल मार्केटिंग या जो आत्मनिर्भरता हम कैसे प्राप्त करें,
तो संभवतः उनका आशय इस तरह भी रहा होगा और उनकी इस आशय के साथ कल की बात को यहाँ पे प्रस्तुत करना उनकी आज्ञा के साथ प्रासंगिक रहेगा। इस बात में जो कल की चर्चा हुई उसमें कोई राकेश राणा और नमिता जी सम्मिलित थी मुख्य रूप से और राकेश जो राणा कोई महिला थी वैसे वो राकेश राणा की मोबाइल से वो ऐड थी। खैर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, किस तरह से कंटेंट तैयार कर सकते हैं, किस तरह से अपनी वस्तुओं को, अपने उत्पादों को हम मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। इसी क्रम में एक सुंदर उदाहरण दिया नमिता जी ने, जो कि अल्मोड़ा से थी और उनका जो ब्रांड था वो था बाबा। उनका कोई यानी उसके शॉर्ट फॉर्म था उनके उत्पादों का और उनकी एक्टिविटीज़ का। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी वस्तुओं को सजा करके अच्छी पैकेजिंग करके वो लोग मार्केट में ला रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी टीम कोई डिजाइन कर रही है, कोई पैकेजिंग कर रही है और वो उनके जो संबंधित किसान हैं वो उत्पादन कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण अपने उत्पादों को मार्केटिंग तक पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल एप्स के थ्रू। इस दिशा में उनसे अन्य लोगों ने भी वार्ता की जो कि इसी क्रम में सोशल मीडिया के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ये तो उत्तराखंड का उदाहरण था, हालांकि उसमें 70 लोग थे जिसमें से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग भी जुड़े हुए थे और उनकी इस उदाहरण से ये बात स्पष्ट होती है कि अब खासकर युवाओं में और किसानों की जागरूकता के चलते लोग सरकारों पर डिपेंडेंसी को, उनके अवलंबन को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं मार्केटिंग की दृष्टि से, प्रोडक्शन की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से। कुल मिलाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का ये बात रही है और हमें भी ये अच्छा लगा। आदरणीय पवन सर ने कल मुझे ये निर्देश दिए कि उनमें से जो कल की प्रेजेंटेशन है तो उनमें से कुछ बातें हम शेयर करें आप सभी के साथ, आदरणीय सदस्यों के साथ। आप तक संभवतः मेरी आवाज आ रही हो तो मैं एक बार रिस्पॉन्स चाहूंगा। जी आ रही है, बहुत आ रही है। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ये लंबी चर्चा रही, उसमें मैं अंतिम चर्चा में ही शामिल रहा, अंतिम दौर में ही शामिल रहा। उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें रही वो रही कि किसानों के लिए जो ई मार्केटिंग है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है या सोशल मार्केटिंग है, उसके प्लेटफॉर्म के लिए जो अच्छे ऐप हैं जिनसे हमारे किसान भाई सहायता ले सकते हैं, अपने उत्पादों को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। इसमें ये कहा गया कि जो ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से कृषि क्षेत्र में जो व्यापार में जो बाधा बनी हुई है, किसान की खेत से और बाजार के बीच जो बाधा बनी हुई है वो बाधा है बिचौलियों की, और बिचौलियों की भूमिका को कम कर सकते हैं हमारे डिजिटल ऐप। ये बात भी सामने आई कि इन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये निःशुल्क है और इससे हम कहीं भी कभी भी अपने उत्पादों को दे सकते हैं और ले सकते हैं, बस एक सामान्य भाषा में, जो हमारे संभवतः हिंदी अंग्रेजी जो भी समझने सीखने वाले लोग हैं ये, लेकिन ये भी ज़्यादा बाधा नहीं रहेगी क्योंकि लगभग सोशल मीडिया की भाषा तो सभी लोग आजकल समझ रहे हैं। खैर इसमें उन्होंने कुछ ऐप दर्शाए हैं जिसमें स्मार्ट क्रॉप के बारे में बताया गया कि एक ऐप है स्मार्ट क्रॉप जिसका उपयोग कई लोग कर रहे हैं। उसमें कृषि उपज का जो व्यापार करते समय, लेन देन करते समय, ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि अच्छे रूप से कार्य कर रहा है और जो इसको यूज कर रहे हैं तो इसकी लेन देन हमारे पूरे भारत में इस स्मार्ट ऐप के थ्रू हो रही है, ऐसे ही बताया गया है। और
किसान अपने उत्पाद को उसमें पोस्ट कर सकते हैं, अधिक से अधिक खरीदारों तक पहुंच सकते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में बता सकते हैं, बाज़ारों की कीमत के अनुसार और अपने उनकी क्या कीमत है उसके अनुसार वो समन्वय कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो अगर उनका ये भी कहना था, अगर बिचौलियों को हम कम करें तो हमारी जो कीमत है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कीमत से भी बच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमत को दे करके उपभोक्ता घबरा भी जाते हैं और हमारी उत्पाद ऐसे खड़े रहते हैं। एक ऐप है धान मंडी, उसे फसल बाजार भी कहा गया है, और ये इसके बारे में बताया गया है कि ज़रूरतों को पूरा करने की के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जब हम आदान प्रदान करते हैं अपने उत्पादों का, तो उसमें से धान मंडी ऐप भी कारगर है। और धान मंडी एक निःशुल्क मोबाइल ऐप है जो फसल बाजार के लिए ऑनलाइन बाजार के रूप में कार्य करता है। और इसके साथ ही एग्रीबज़ या एग्री ऐप भी उन्होंने बताया, इसके बारे में बताया, और इसकी जो जानकारी है वो आप भी इस मेरे ख्याल से जो आप तक क्या सर, आप तक जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो दिख रहा होगा? दिख रहा है जी। जी, तो ये जो एग्री ऐप है या एग्री बज़ है, ये भी इसी तरह का एक ऐप है जिससे कि किसान अपने फसलों का लेन-देन करते हैं, किसान और उपभोक्ता, और जो कृषि व्यवसायों के लिए ही बनाया गया है, और उनके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म का काम कर रहा है। और जो किसान हैं वो सीधे अपने मोबाइल के थ्रू इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसमें खूब लंबी-चौड़ी बातें कही गई थी, और इसमें जो लोग हैं 12 से अधिक या 100 से अधिक जो अपने उत्पाद हैं उनको, यानी कई उत्पादों को इस पे हम डाल सकते हैं, उसके बारे में खरीदने बेचने की बातें कर सकते हैं। उसी तरह से डिजिटल मंडी भी एक ऐप बताया गया। डिजिटल मंडी भी जैसे ठीक दूसरे ऐप की तरह है, जिसमें हम एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने जो उत्पाद हैं किसी भी शहर में, किसी भी किसी भी शहरवासी तक हम बेच सकते हैं। और जो भारतीय कृषि वस्तुओं की मंडी है उसमें कीमतों की जांच करने में भी ये मदद करता है, और एक जो उपभोक्ता है या उपयोगकर्ता के रूप में अलग-अलग जो कमोडिटी हैं, अलग-अलग जो उत्पाद हैं, उनसे संबंधित हम जानकारी के साथ हम अपने यानी उनसे जानकारी भी इस ऐप से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके फिर अपने मूल्य निर्धारण भी हम कर सकते हैं इस ऐप के साथ। कुल मिलाकर ये लेन-देन, अपने अनाजों का लेन-देन, उत्पादों का लेन-देन, और दूसरी जगह उस उत्पाद का मूल्य क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी देता है। एक सेवाग्राम ऐप है जो कि जिसे किसान या मंडी की मतलब कुछ ऐसे करके इसको दर्शाया गया है कि ये सेवाग्राम ऐप है, और इसे किसान मंडी मूल्य ऐसे या मंडी कीमत के रूप में ये आगे बढ़ रहा है। और इस ऐप की जो वेबसाइट है data.gov.in से वार्षिक समय में जो बाजार मूल्य इससे पता चलता है, और यानी इससे हमारी बाजार में अलग-अलग उत्पादों का क्या-क्या मूल्य है ये भी हमें समझ आता है इस ऐप से। एक मंडी व्यापार अलग है, तो इस मंडी व्यापार में कृषि वस्तु व्यापार मंच के किसानों को व्यापारियों से जो जोड़ता है, यानी हम कुल मिलाकर जो हमारी जैविक उत्पादों को, कृषि उत्पादों को उपभोक्ताओं तक जोड़ता है और व्यापारियों तक जोड़ता है। खासकर ये अगर हम व्यापारियों तक अपना उत्पाद पहुंचाना चाहें तो तभी ज़्यादा सरल ऐप मुझे लगता है। और इसमें भी वही कि जो हमारी जो उत्पादों की उत्पादों का मूल्य क्या है, इससे भी हम समझ सकते हैं और व्यापारियों तक जुड़ सकते हैं। यानी जो अपने उत्पादों का जो मोल भाव कम ज़्यादा करने में भी ये ऐप हमारा सहयोग करेगा, और उसी मोल भाव करने के साथ हम व्यापारियों तक अपने उत्पाद को
पहुंचा सकते हैं। एक कृषि बाजार के बारे में बताया गया, और कृषि बारे जो ये भी इसी तरह का एक ऐप है जो एक अनुकूल कृषि एप्लीकेशन इसके बारे में बताया गया है, और ये लगभग इसकी जो इसको कहा गया कि जो ग्लोबल पोजिशनिंग है जो है की मदद से उपयोगकर्ताओं के लिए फसलों का बाजार मूल्य ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। यानी हम इससे अब अपने उत्पादों का लेन-देन तो कर ही सकते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए भी ये आसानी करता है कि किस उत्पाद का कितना मूल्य हमें चुकता करना है। इस बात से हम संभवतः आदरणीय सदस्यों को ये बात पहुंच रही होगी कि हमारे उत्पाद मूल्य कितने हैं, हमने कीमत कितनी रखी है, या कि हम किस कीमत में खरीद रहे हैं। जो उपभोक्ता हैं उनको भी इन ऐप्स के माध्यम से एक जागरूकता मिल रही है कि कहीं हम इस उत्पाद का ज़्यादा मूल्य तो नहीं चुकता कर रहे हैं, और किसान को भी ये जागरूकता इससे मिल रही है कि क्या हम दूसरे किसानों से उसी उत्पाद का, उसी क्वालिटी का जो मूल्य है ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये कृषि बाजार है इसको लगभग लोकल स्तर पर कह सकते हैं, लोकल स्तर पर भी ये ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। ये जो ऐप है लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के एरिया के जो उपभोक्ता हैं, किसान हैं, उनके बीच से संपर्क करने में आसानी पैदा करता है। और निष्कर्ष के तौर पे आदरणीय पवन सर ने बात तो कर ही दी है कि हमें तो आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे जो उत्पादन है, जिसके हम बार-बार कहते हैं कि हमारे पास मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो मार्केटिंग की जिस तरह से व्यवस्था बन रही है सरलता से, वो हमें करनी ही करनी है। लेकिन ये जो ऐप हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया है, और इस प्रेजेंटेशन को हम ग्रुप में भी साझा कर लेंगे, इन ऐपों के माध्यम से हम अपनी जो सोशल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, उसको बहुत ही सरल बना सकते हैं। ये बात कही भी गई है, और ये कही ही नहीं गई है बल्कि योगहार के हमारे आदरणीय सदस्य जब हम शुरुआत से बात कर रहे थे, चाहे उसमें हमारे मनोज पटेल जी मध्य प्रदेश से हों, चाहे हमारे आदरणीय रामकृष्ण जी भाई साहब हों, चाहे हमारे सुभाष शर्मा जी महाराष्ट्र से हों, और इस तरह से हमारे कई आदरणीय सदस्य डिजिटल मीडिया का बखूबी उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम ऐप के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। कल की बात से, कल की उस मीटिंग से ये और भी सरल हो जाता है, और ये बात और भी समझ में आ रही है कि जिस तरह का प्रयोग हम कर रहे हैं, जिस तरह की चिंता हम मनन हम कर रहे हैं, और किसानों की सहायता के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं, वो अन्य स्थानों पर भी आगे बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है, और इस तरह से हम डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जो उपभोक्ताओं तक अपना उत्पाद पहुंचाने में सक्षम हों ऐसी कवायद सभी जगह शुरू हो रही है। कल की मीटिंग में एक बात, महत्वपूर्ण बात सामने आई थी, कुछ सदस्यों ने रखा था कि ठीक है, हम अपने उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए, उनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या कोई सबूत है कि हम जो बाजार में या उपभोक्ताओं तक अपना उत्पाद दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी? क्या वो जैविक होगा? क्या वो विषमुक्त होगा? ये अभी बड़ी बात है, और इस पर कार्य करना अभी प्रारंभ हुआ है या होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ से जो रमेश राणा या फिर दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा कि वो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से उन्होंने संपर्क किया है, और वो लोग इस दिशा में इन पहाड़ी ऐप कम्युनिटी की सहायता करने वाले हैं, ऐसी बात सामने आई थी। तो कुल मिलाकर ये है कि हम सोशल मीडिया का, डिजिटल माध्यम का उपयोग तो हम कर ही रहे हैं, और लेकिन क्या हम गुणवत्तापूर्ण
या अपने जो उपभोक्ता हैं उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए, और क्या ऐसे कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे हम बता सकें कि ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है? क्योंकि खेत का सर्टिफिकेशन तो चल रहा है, लेकिन एक बात, एक प्रश्न और एक कार्य करने के लिए एक और मौका हमारे सामने है कि जो उत्पाद हमने उपभोक्ता के हाथ में दिया है, क्या वो उस गुणवत्ता का है? ये बड़ा प्रश्न कल उन्होंने छोड़ा है। और इसके साथ ही जो ऐप हैं, इनको उन्होंने बताया था, ये आदरणीय सदस्यों तक ये सूचना पहुंची, और निवेदन ये है कि इन पे भी हम अगर मंथन करें तो योगाहार के माध्यम से और अच्छा कार्य आत्मनिर्भरता की ओर हम कर सकते हैं। इस तरफ हम अपना कदम बढ़ा सकते हैं। मैं वापस पहुंचता हूं आदरणीय रंजना बहन के पास। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी जी, क्या मेरी आवाज वहां पे पहुंच रही है? जी आ रही है। जी जी, धन्यवाद। तो सर मैं आप तक वापस पहुंच रहा हूं, और मैंने कुछ ऐप के बारे में जो कल ज्ञात हुआ था वो बातें रखी हैं। तो आपसे निवेदन है कि चर्चा को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। जी धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर आपने बताया। मुझे लगता है कि मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी आप बताए हैं अभी दिनेश जी ने, कृपया आपको अगर नोट कर लेते हैं, दिनेश जी फिर से एक बार रिपीट कर देंगे जो भी है, तो वो प्ले स्टोर में जा करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें ट्राई करिए कि उसमें क्या दिख रहा है, क्या चीज़ अच्छी दिख रही है, क्या चीज़ आपको लगता है कि ये तो हमारे काम की है या हमारे काम की नहीं भी है। तो अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप उसको ले करके कृपया कर वो नोट कर लीजिएगा। फिर प्ले स्टोर में जाके एक एक ऐप के ऊपर आप चर्चा अलग से भी कर सकते हैं, और कोई बता भी सकते हैं कि हमने ऐप को डाउनलोड किया, उसको हमने ये चीज़ डाली, उसका हमें ये प्रभाव रहा या कोई प्रभाव नहीं भी रहा। जो भी अनुभव हैं उसको अगर हम ट्राई करते हैं और अपने एक ट्रायल के रूप में अपने बात को एक डमी के रूप में भी आप उसको डाला जा सकता है, और देखने का प्रयास करें कि उपभोक्ता क्या हमारे पास सीधे पहुंच पा रहा है या कोई और इसमें प्रक्रिया हो रही है, क्या क्या इसमें हो रहा होगा। एक एक करके अगर हम दिनेश जी इसको एक बार आप बता दें और हमारे साथ ही नोट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी से हम जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं लगेगा। तो दिनेश आप एक एक करके इसको फैसिलिटेट कर। क्या दिनेश मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही सर। हाँ जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, और मैं एक-एक करके इन ऐप को पढ़ता हूँ, और आदरणीय सदस्यों के पास अगर कलम कागज़ है तो वो कृपया नोट करें, और साथ में इस चर्चा के बाद हम अपने ग्रुप में भी इनको डाल देंगे इस ऐप को, जो लोग अगर नोट नहीं कर पाएँगे। लेकिन हम अगर नोट कर पा रहे हैं तो एक ऐप है स्मार्ट क्रॉप, इसे हिंदी या अंग्रेजी दोनों में हम डाल सकते हैं। स्मार्ट क्रॉप, स्मार्ट क्रॉप के बाद धान मंडी या फसल बाजार, इसको ब्रैकेट में लिखा गया है फसल बाजार, फसल बाजार। इस ऐप का है नाम है धान मंडी। धान मंडी के साथ ही एक एग्री बज या एग्री ऐप, एग्री बज या एग्री ऐप आप हिंदी और या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ढूंढ सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा जो ऐप है वो है डिजिटल मंडी भारत। डिजिटल मंडी भारत, और डिजिटल मंडी भारत के बाद एक ग्राम सेवा, जिसको किसान और ब्रैकेट में मंडी कीमतें या मंडी मूल्य
ये जो शब्द हैं इसको ग्राम सेवा ऐप को ढूंढने में सहायता करेंगे, लेकिन ऐप का नाम है ग्राम सेवा। ग्राम सेवा के बाद है एक मंडी व्यापार, और मंडी व्यापार यानी ये भी एक ऐप है दूसरे ऐप की तरह। एक इसी तरह का ऐप है कृषि बाजार। तो कृषि बाजार हो गया, मंडी व्यापार हो गया, ग्राम सेवा हो गया, डिजिटल मंडी भारत हो गया, एग्रीबज हो गया, धान मंडी हो गया, स्मार्ट क्रॉप हो गया। तो इस तरह से ये 6-7 ऐप हैं, और ये ऐप कल की चर्चा में सामने आए हैं, लेकिन और अन्य ऐप भी हैं। अभी हमें संभवतः याद होगा आदरणीय सदस्यों को कि एक हमारी योगाहार की सदस्य आई थी महाराष्ट्र से। उन्होंने मार्केट मिर्ची इस नाम से भी एक ऐप तैयार किया है। तो उन्होंने बताया था कि वो ऐप किस तरह से कार्य कर रहा है। इसी तरह से अन्य ऐप भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऐप आज हम चर्चा में इसे नोट कर रहे हैं, तो जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है कि हम इन ऐप्स को टटोल लें, देख लें, और ये देखें कि ये हम इनमें कार्य कर पा रहे हैं या ये कैसे हैं। क्या ये कभी-कभी ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए कुछ होती हैं और उस उपयोग में लाने में कुछ होती हैं, तो इसका प्रयोग करके ही होगा। जैसे हम योग करके ही होता है, वैसे ऐप का प्रयोग करके ही कुछ होगा। जी, अगर आदरणीय सदस्यों तक आवाज़ पहुँच रही हो और वो नोट कर चुके हों, तो मैं वापस आ जाता हूँ आदरणीय रंजना दीदी जी के पास, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास। जी, आपकी आवाज आ रही है? जी, कर ली, हो गई सर। जी आदरणीय, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी। तो ये इस तरह के जो ऐप हैं, ये संभवतः दूसरे ऐप भी इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में चर्चा की गई थी, इसलिए वो सामने आए हैं, और इनका अगर हम उपयोग करेंगे तो बता पाएंगे। और साथ में हमारे जो कई सदस्य पहले से ही, जैसे फेसबुक और दूसरे माध्यम से या इंस्टाग्राम, इन माध्यमों से आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको अभी आप प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा अवश्य ही, तो ये संभवतः ये सहायक सिद्ध होंगे। जी, आदरणीय मुनीलाल सर, चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, और आदरणीय पवन कुमार जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे जो है आज हम इस कल की जो वेबिनार का निचोड़ है वो आपने आज प्रेजेंटेशन दिया, और आपने 9वें दिन का उत्सव का भी कार्यक्रम का भी आपने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छा लेख लिखा है, समाचार लिखा है, और आपकी लेखनी को बहुत बहुत साधुवाद। मैं सीधा चलता हूँ सुमित वर्मा जी के पास। आदरणीय सुमित वर्मा जी, आप आइए और आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपना सुझाव, मार्गदर्शन और कमेंट देने का कष्ट करें। जी धन्यवाद दीदी। ये मैंने अभी ग्रुप में डाला था, तो एक हमने प्रयास किया था। ये मेरे साथी थे आईटी में ही, तो इस बड़े शहरों में तो ये आसान हो जाता है कि इस प्रकार से प्रयास करना। जो हमने स्वास्थ्य मंथन करके एक ऐसे ही मंच तैयार किया था, और उसमें हमारे एक संगीत प्रेमी साथी थे, म्यूजिक टीचर भी थे, और वो अलग अलग कार्यक्रमों में मतलब धार्मिक त्योहार में ये कार्यक्रम करते थे संगीत का।
तो उसको ही माध्यम मिला करके हमने राजी दीक्षित जी के जो सूत्र मिले थे वो सभी को हम मिक्स करके वहां पर किसी के जन्मदिन में, कोई फंक्शन में, सोसाइटी में अगर कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो वहां पे जाते थे। और आसपास के गांव के गौशाला के जो महिला समूह हैं उनके जो उत्पाद जिनका मार्केटिंग नहीं हो पाता, उनके पास इतना समय और रिसोर्स नहीं होता, तो वो हम उत्पाद इकट्ठा करते थे गाड़ी में। और अ, उन्हीं उत्पादों के इर्द गिर्द जो राजू जी के सूत्र होते थे उनको बताते हुए, और जो म्यूजिकल कार्यक्रम है वो जोड़ करके वहां पर रखते थे। तो अगर सोसाइटी में 500 बिल्डिंग है या 500 परिवार है, तो उसमें से 10 से 20 भी प्रभावित हो गए उस कार्यक्रम के दौरान, तो वो इन्वॉल्व हो जाते थे और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता था। और धीरे धीरे फिर सारा सोसाइटी ही उसमें जुड़ जाता था। तो हम कुछ चीजें जो कल्चर में जुड़ गई थी, जैसे गुड मॉर्निंग बोल देना, गुड नाइट बोल देना, तो उन उन चीजों से शुरू करते थे जो रोज रोज आना है, जिसको अलग से स्लोगन न बनाना पड़े हमें एडवर्टाइजमेंट का। हम उसमें ही रिप्लेस करते थे कि कैसे हमारे प्रोडक्ट को एक मीनिंगफुल स्लोगन या विश बनाकर अपन ऐड कर दे। तो ये सब हमने प्रयास किया था और बड़ा अच्छा चल रहा था कि सेल्फ मार्केटिंग हो जा रही थी। वहां पर ही किसी एक के सोसाइटी के एक घर में कलेक्शन पॉइंट बना देते थे और वो ही डिमांड लाते थे, और हम सप्ताह में 15 दिन में वहां पे सामान पहुंचा देते थे। तो ये एक प्रयास था। जी, फिर वो लॉकडाउन के बाद से फिर वो ब्रेक हो गया। तो मैंने अब हमारी सोसाइटी में भी अपने बेटी के जन्मदिन में ये कार्यक्रम रखा हुआ था। जी जी, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आदरणीय सुमित वर्मा जी। अब मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। शरद वर्मा जी शायद नहीं दिख रहे हैं। जी, मैं आदरणीय डॉक्टर रोशन राउत जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और आज के इस कार्यक्रम में अपना कमेंट सुझाव देने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से जो सेमवाल साहब ने जो ऑनलाइन मार्केट के बारे में जो जानकारी दी है आदरणीय पवन सर के निर्देशन में, ये बड़ा कई सारी ऐसी प्रोडक्ट होते हैं किसानों के जो मतलब एक यूनिक होते हैं, और उनके लिए मार्केटिंग मतलब एक लोकल मार्केट में तो वो जो अपना सामान्य जो प्रचार प्रसार है उससे चली जाती है, जहाँ पर उसकी लोगों को गुणवत्ता जानते हैं, समझते हैं। पर जो वास्तविक उसकी कीमत मिलना चाहिए उसके लिए हमें जो डिस्टेंट मार्केट है, जहाँ पर पैसा ज़्यादा है, किसानों के क्या है, गाँव में उतना पैसा नहीं है, छोटे छोटे शहरों में उतना पैसा नहीं है, मेट्रोज में पैसा ज़्यादा है, लोगों की परचेसिंग पावर ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से हम ये इस तरह के जो ऐप हैं, ये निश्चित रूप से हमारे जो किसान भाइयों को जो अच्छा उत्पाद पैदा कर रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अभी जैसे कि अभी हमारा इस साल जो मिलेट ईयर्स है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, तो इसमें भी कई सारे उत्पाद हमारे किसान भाई बना रहे हैं, और FPO SHG हमारे बना रहे हैं। तो उनके उत्पादों को हमको सेल करना होता है। तो निश्चित रूप से ये जो ऐप हैं ये बड़े मददगार साबित होंगे। हम लोगों ने भी, चूंकि हम बालाघाट में यहाँ पर हमने एक GI कराई है, जो मध्य प्रदेश की पहली GI है, चिन्नौर। हमारा जो चावल है चिन्नौर, बालाघाट चिन्नौर के नाम से इसकी GI हमने करवाई है। तो इसका भी हमें मार्केटिंग में हम अलग अलग ऐप के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऐप है, एक फार्म गेट के नाम से एक ऐप होता है, उसके माध्यम से एक उसके लिए एक ऐप बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ बनाया हुआ है, अभी भी काम कर रहा है, जो उसके लिए हमारे जो ट्रांसपोर्ट के लिए, कि हम लोगों के बीच में अगर किसी को कोई माल, किसान के पास माल है, उसको भेजना, अगर कहीं मार्केट में भेजना है उसको, तो उसके लिए भी एक ऐप बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि जिसमें वो अपने आसपास के जो वो उसमें ऐप में रजिस्टर्ड हो जाए एक बार, और रजिस्टर्ड होने के बाद
किसान को जैसे उसके पास 100 क्विंटल गेहूं रखा है और उसको कहीं भेजना है तो ये किसान रथ है इसका नाम, मैं नाम इसका बता दूं, किसान रथ के नाम से है ये। और इसमें अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एक बार अपना बताना है कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, मेरे पास इतना माल है, कौन सी जगह ले जाना है। तो आपके जो उसमें रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है वो उनके नंबर्स आ जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं, कितने में ले जाओगे, कितना कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप उस जगह पे ले जा सकते हैं। और पेमेंट की आपको मतलब जो झांसा देने की, कई बार एडवांस पेमेंट ले लिया और फिर काम नहीं किया, तो ये सब चीजों से बचा जा सकेगा, क्योंकि वो जो भी उसमें लोग रहेंगे वो रजिस्टर्ड रहेंगे, कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही होगी। तो इस तरह की चीजें बड़ा फायदा करती है। अभी फार्म गेट के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बेस्ट ऐप का अवार्ड भी मिला है, जिसमें मार्केटिंग बहुत, मतलब जो हमारी जींसों की मार्केटिंग हुई है। तो निश्चित रूप से ये जो अभी आप लोगों ने, अभी जो सेहवाल साहब ने जो ऐप बताया, निश्चित रूप से मैं भी अपने जो हमारे यहाँ पर हमारे एफपीओ है उनको कुछ जींस को बेचने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इनको आगे ले जाऊंगा कि हमारे किसान भाई जो हमारे एफपीओ के मेंबर्स हैं उनका उपयोग करके किस तरह से अपने जो उत्पाद है उनको आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि जैसा सदन में हमेशा यही चर्चा होती रही है कि हम उत्पाद, गुणवत्ता युक्त उत्पाद तो पैदा कर लेते हैं, पर उनकी मार्केटिंग कैसे हो, और मार्केटिंग के साथ उसका पर्याप्त मूल्य मिले। ये नहीं कि ठीक है हमने बेच दिया, ऐसा ना हो, वो एक समुचित कीमत पर उस किसान को जाए ताकि वो आगे उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो ये जो स्मार्ट मार्केटिंग के जो नया कॉन्सेप्ट है, ये निश्चित रूप से हमारे जो प्राकृतिक खेती के उत्पादों को एक नई दिशा देगा, और हमारे किसान भाइयों को ज्यादा आय होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपने कमेंट दें। धन्यवाद मुनियाल जी। पवन सर की आवाज 2-4 दिन के बाद सुनने में बहुत प्रेरणा आ गई, बहुत अच्छा लगा। सर हिमालय की गोद से भी आ गए, और उन्होंने जो कल के वेबिनार के बारे में सहवाल जी ने जो एप्स रखी है, तो एप्स के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि जैसा अभी भाई साहब ने बोला कि ये एडिशनल जानकारी जरूर है, कई सारी एप्स मौजूद भी है, और ये अभी आज जो 8-10 एप्स बोली, तो ये निश्चित रूप से एफपीओ जो है या जो मार्केटिंग में काम कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक होंगी। मुख्य सवाल जो है, जैसा कल की चर्चा में भी हुआ मार्केटिंग का, और इसके पहले भी इस मंच पे हुआ है, छोटे किसान जो बिखरे हुए हैं, उनका माल जब निकलता तब वो क्लस्टर में इकट्ठा होना चाहिए, वो स्टोरेज होना चाहिए, और वो इकट्ठा करना, स्टोरेज करना और वहां से ट्रांसपोर्ट करना है, भले ही ऐप के माध्यम से कि भाई दिल्ली में अच्छा भाव है कि बंबई में है, ये तो पता चल जाएगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। लेकिन सबसे दिक्कत जो हो रही है छोटे किसानों को मूलतः, कि एक तो वो घर में माल रख नहीं सकते, सस्टेनिंग एबिलिटी उनमें नहीं है, दूसरी स्टोरेज एबिलिटी नहीं है, तीसरा जो मुख्य बिंदु है कि भाई हम योगाहार के मंच पे तो ठीक है, खाने पीने के चीजों के बारे में बोलते हैं कि वो उत्पाद करे, मार्केटिंग करे, लेकिन किसानों की बात जब हम करते हैं, सोयाबीन का क्या करेंगे घर में रख के, कपास का क्या करेंगे, इवन धान के लिए भी छोटे किसान जो है वो धान को इकट्ठा करके घर में क्या करेंगे, समस्या है वहां पे है। तो इसका जैसा हम कल भी बोले थे और इसके पहले भी कई लोगों ने बोला है कि क्लस्टर पे उसको इकट्ठा करना, उसका स्टोरेज करना, और वहां पे फिर बड़ी मात्रा से फिर ये जो ऐप के माध्यम से बड़े बड़े जो व्यापारी है, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, उनके पास में जाना, यह जो कनेक्टिविटी का जो काम है, यह कनेक्टिविटी का काम
बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये एप्स उसके लिए हेल्पफुल है, मददगार जरूर है, लेकिन यह जो काम है, यह काम करने के लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए कनेक्टिविटी के जो भी रास्ते हमको ढूंढने पड़ेंगे, वो काम यदि होता है तो निश्चित रूप से इन मददगार ऐप के माध्यम से और क्लस्टर को इकट्ठा करके, स्टोरेज करके और बड़ी मात्रा में उनको बेच के हम किसानों की मदद कर सकते हैं और कंज्यूमर्स की भी मदद कर सकते हैं। यही मेरा ओपिनियन है और इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और अभी हमने आदरणीय वैज्ञानिकों के सुझाव लिए, मार्गदर्शन लिया। अब हम चलते हैं किसानों की ओर। तो मैं सबसे पहले आदरणीय रूमीराम जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आपने जो अभी संवाद सुना है उस पर आपका क्या कमेंट है। आवाज सादर प्रणाम सर मैं अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपके बात को, मैं आपसे ही सीखना चाहता हूँ, प्लीज आप सबको प्रणाम मेरा। जी जी धन्यवाद जी। आदरणीय शरद वर्मा जी, सादर आमंत्रित हैं आप। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज दादू ने बहुत अच्छा योग कराया और आज की महत्वपूर्ण चर्चा है। और अगर इस ऐप के द्वारा किसानों का उत्पादन खरीदा जाने लगा और मार्केट में आने लगेगा तो इससे किसान को बहुत फायदा होगा। अगर किसान को सही मूल्य मिल जाता है तो वो काफी हद तक इसमें और भी उत्पादन को बढ़ाएगा। जब किसी चीज की बिक्री होने लगती है तो किसान का और अधिक रुझान बढ़ता है। तो ये ऐप अगर मार्केटिंग के मामले में मील का पत्थर साबित होंगे और अगर सही ढंग से किसान इसको संचालित करता है और अपना उत्पादन सही मापदंडों में देता है तो ये ऐप अवश्य बहुत बहुत उपयोगी होंगे। जी ओम। धन्यवाद। और मैं आदरणीय सुमित जी से चाहूंगा कि आगे का संचालन करने का कष्ट करें। थोड़ा सा परम पूज्य स्वामी जी का फोन आ रहा है, मैं अटेंड कर रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा। ये जो हमारे ऐप है इसमें जैसा भी आदरणीय शरद वर्मा जी ने बोला कि हम मतलब ये क्या कहना चाहिए, विश्वास। तो इसमें थोड़ा सा दो चीज, दोनों तरफ का विश्वास बहुत जरूरी है। उत्पादक का भी, जो प्रोडक्ट सप्लाई हो उसका, और दूसरा जो खरीद रहा वो पेमेंट का। तो ये दोनों चीज का इसमें, ये जो भी ऐप है इसमें दो चीज बहुत जरूरी है। अगर एक बार इसमें कहीं भी गड़बड़ होगी, चाहे पेमेंट में कहीं मिस्टेक हो या उत्पाद की गुणवत्ता में मिस्टेक हो, जो आपने ऐप में दिया है, जो आप लोगों को ऐड कर रहे हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इस तरह का उत्पाद होना चाहिए, वो अगर गुणवत्ता में कहीं वो आती है तो निश्चित रूप से बाद में उस ऐप की भी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जब भी हम लोगों को इनके बारे में हम सचेत करें, अपने लोगों को, अपने किसान भाइयों को, तो ये भी बताना जरूरी है कि आपकी गुणवत्ता भी उसी लेवल की होनी चाहिए जिसका आप पैसा ले रहे हैं। तो ये मैं ऐड करना चाहता था। जी धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, आपने मतलब सही बताया। अभी भी मतलब जो बड़े नाम है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के, फ्लिपकार्ट और अमेजन, उसके आए दिन हम घटना देखते रहते हैं कि सामान कुछ और मंगाया, आता कुछ और है, पेमेंट हो गया और उसका रिफंड नहीं होता। तो बड़े जो नाम है उनमें भी ये सर्विस की और विश्वसनीयता की समस्या आती है। और जो उनका पूरा रेपुटेशन है जो मार्केट में, फिर वो सारा खत्म हो जाता है। और जो नए अगर उसमें आए और शुरू में ही अगर वो प्रॉब्लम हुआ तो फिर से वो खड़ा करने में विश्वास बड़ी चैलेंज आएगी।
तो और कोई सदस्यगण जो इसमें अपना अनुभव जोड़ना चाहते हैं? ऐप जो है एक सामूहिक प्रयास में ही हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल किसानों के लिए तो वो महंगा इन्वेस्टमेंट होगा। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि फिलहाल जो फ्री में अवेलेबल है, जहाँ पर फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो मल्टीपल प्लेसेस में हम वो कर सकते हैं। जी बनी सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अ, इसमें और किसी का अनुभव हो? ऑनलाइन मार्केटिंग पे ही सारा फोकस हो गया है, ऑफलाइन भी किसी का अनुभव हो, जिसमें एग्री टूरिज्म में भी एक बात हो सकती है कि मार्केट में ना जा करके कैसे हम ग्राहकों को ही हम अपने पास लाएं और मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। मतलब मेरा भी उसमें एक प्रयास वही है कि हम यहाँ पर रहते हुए वैसे ही टूरिस्ट प्लेस खोजते थे जहाँ पर हम होम स्टे और ये सभी चीजें कर सके, न केवल केवल घूमने जाए। तो मेरा भी जो जन अपना फार्म चालू करने का पर्पस ही वही है कि उसको मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है बहुत से, और जैसे वर्क डेज है, मैं कुछ शेयर करूंगा जहाँ पर लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, वो एक मीनिंगफुल टूर करना चाहते हैं। विदेश से भ्रमण करने तो आते ही हैं, बट उनको यहाँ का कल्चर और क्लोजली वर्क एक्टिविटी सब में इन्वॉल्व होना होता है। तो मैंने आसपास ये देखे कि बहुत से छोटे छोटे फॉर्म भी हैं, वो ऑलवेज इंगेज रहते हैं कि विदेशी टूरिस्ट से। तो अपने आप को हमने वहां पर अपने फार्म को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें कि क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, क्या क्या वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जो अपने ट्रेडिशनल टूल्स थे वो सारा कुछ वहाँ पे कलेक्ट करके रखना है, प्रोसेसिंग के भी, जो हैंड ऑपरेटेड हो, ह्यूमन ऑपरेटेड हो। और वो सारा कुछ मैं फिर वो प्रमोट करने का है कि उसको 5 डे पैकेज, 7 डे पैकेज हम कैसे बना सकते हैं। और ये चीजें तो रघुवंशी जी के यहाँ पे बड़े अच्छे से बनी हुई है। और ऐसा प्रयास मैंने वॉलंटियर के दौरान एक अंबिकापुर में है, वहाँ पर हमने किया था। तो वहाँ से फ्रांस से भी लोग आए थे कि उनको मतलब आपको वर्क लेबर फोर्स भी मिल जाता है। जैसे गीली मिट्टी का एक उदाहरण है, लोग वहाँ सीखने भी जाएंगे, सीखने का भी पैसा देंगे, आपका एक कुछ कमरा भी तैयार करना होता है। तो हमने वहाँ पे एक्टिविटी रखी थी कि आपका अ, गन्ना काटने का एक्सपीरियंस तो लोगों को नहीं होता, शहरों के लोगों को, विदेशों के लोगों को, तो उनको उसमें भी मजा आता है। तो आपका आम की आम गुटली के भी दाम ऐसा हो सकता है वहाँ पर। और वहीं पर ही आप सारी प्रोसेस्ड चीजें जितना भी हो सकता है, गांव के सामान, मतलब गिल्ली डंडा भी लुप्त हो गया है, मोहरा हो गया, तो मतलब ना केवल खेती के उत्पाद, मतलब जो भी हम गांव से दे सकते हैं, अपने आसपास की चीजों से दे सकते हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए, बांस के भी कुछ उत्पाद हो गए, वो सारा कुछ उस एक प्लेस में रखा जा सकता है। तो इसमें भी अगर किन्हीं का अनुभव हो या कोई ऐसा करने का प्रयास कर रहा हो तो शेयर कर सकते हैं, या कुछ सुझाव हो। आदरणीय और किसी के कोई सुझाव रह गए हों तो दे सकते हैं। जी, आदरणीय सर, अभी आप वार्ता के लिए लेफ्ट हुए थे, तो आदरणीय सुमित जी ने अपनी बात रखी और ये कहा है कि ऐप्स हमारे लिए सहायक होंगे कुछ कई मायनों में, और साथ ही हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो अपने उत्पादों को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, क्या एग्रो टूरिज्म के रूप में, या हम ऐसे कम्युनिटी मार्केटिंग, कम्युनिटी फार्मिंग के रूप में, ऐसे उन्होंने बात रखी है। और इसी क्रम में मेरे ख्याल से पहले आदरणीय किशोर दुबे सर ने हैंड रेज किया है, उनकी बात को लिया जाए। जी धन्यवाद सेवा। चर्चा जो चल रही है
और अभी समय है, इसलिए मैं जो कल भी बात रखी, अभी आज भी बात रखी कि छोटे किसान, उनका क्लस्टराइजेशन, इकट्ठा करना, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल यही हो सकता जो मोदी जी ने 3 लॉज लाए थे, और उसका सेकंड लॉ जो था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़ी कंपनियों को या छोटी कंपनियों को उसमें सम्मिलित करना, या फिर एफपीओ जो है, एफपीओ को यानी जिसको अपन फिजिबल बोलेंगे वो बनाना, यही उसके हल है। हम किसान पे अकेला छोड़ के या छोटे समूहों को उनके भरोसे छोड़ के नहीं हो सकता। आज भी हम कुल मिलाकर सब देखें तो ये डिजिटल मार्केटिंग या इसके जरिए जो काम हो रहे हैं या फार्मर टू फार्मर काम हो रहा है, ये 2% 3% के ऊपर नहीं हो रहा है। और यह प्लेटफॉर्म पे कई बार कहा गया है, शुरू में भी कहा गया है जब इसकी शुरुआत हुई, कि हमारा जो टारगेट है कि 85% किसान है जो 5 एकड़ के अंदर के भूमि वाले हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि बड़े किसान जो है वो तो बड़े किसान मार्केटिंग और ये सब जो है, सस्टेनेंस है, स्टोरेज है, वो सब कर सकते हैं। लेकिन 85% जो छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उनकी भलाई के लिए यदि हमको सोचना है तो निश्चित रूप से एफपीओ के माध्यम से स्टोर हाउसेस होने चाहिए, और प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए, भले तालुका लेवल पे बोलो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोलो, या जहां जहां संभव हो वहां पे होने चाहिए। और इसके लिए जो पहल है, ये खोलेगा कौन? तो निश्चित रूप से हमको जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी मदद लेनी पड़ेगी, एफपीओ की मदद लेनी पड़ेगी, और सरकार से भी मदद लेनी पड़ेगी। हम सरकार से मदद नहीं लेंगे, यह धारणा के साथ नहीं चल सकते। आखिर आमदार जो एमपी एमएलए जो होते हैं, उनके माध्यम से क्यों न हो, उनको अलग अलग फंड आते हैं, वो अलग अलग जगह पे देते हैं। तो निश्चित रूप से भैया ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलने के लिए किसानों को, उनके एफपीओ को मदद करो। स्कूल कॉलेज को यदि वो मदद कर सकते हैं, किसी हॉस्टल को मदद कर सकते हैं, तो यहाँ तो भाई किसानों की लागत या उनकी जीवनी उस पर निर्भर है। तो ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलने के लिए मदद करो। इस तरह से जब जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, मतलब हम उनको ज्ञापन देंगे, उनको फॉलो अप करेंगे, इस तरह से कोशिशें करेंगे कि उनके यूनिट में ही आ जाएगा, उनके लिस्ट में आ जाएगा। उनको जो एमपी का एमएलए का फंड होता है, वो किस किस चीज पे खर्चा करना है, इसके कुछ पैरामीटर्स बने हैं। वो पैरामीटर्स पे यदि ये भी चीज सम्मिलित हो जाती है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है, स्टोर ये गोदाम है, ये खोलने के लिए भी यदि कुछ मदद की जा सकती, ये लिस्ट में आता, और 10-5 एमएलए एमपी वो यदि मदद करते हैं, तो या फिर जो धार्मिक संस्थाएं है, जो बड़े जो प्राइवेट कंपनीज है, इस तरह से खोलने में मदद करते हैं, तो ये सस्टेनेंस का, स्टोरेज का और प्रोसेसिंग का यह जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। हम पूरे तरह से सरकार पर निर्भर नहीं है, लेकिन सरकार की मदद बिल्कुल नहीं लेंगे, ये इससे भी हम अछूत नहीं रह सकते हैं। हमको इन धारणाओं को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और समाज के जो फिर से जो हमने बोला कि प्राइवेट कंपनीज है, स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्सेस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ये और जो एमएलए एमपीज है, इन सभी माध्यमों से सस्टेनेंस, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, इसमें इनका योगदान लेना ही पड़ेगा तभी। और एफपीओ इनके माध्यम से ही आगे चले तो 85% जो हमारा सीमांत किसान है उसको मददगार करने में रास्ता खुलेगा। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आप साधारण। जी जी जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर का हैंड रेस था, पहले उन्हें सुनते हैं सर। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की कक्षा तो अच्छी रही है, योग कक्षा, और आज की जो चर्चा है वो भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं 2 उदाहरण, आदरणीय जो दुबे जी ने कहा वो तो बहुत सही बात है कि बिना शासन के सहयोग के छोटे किसानों का भला नहीं हो सकता। परंतु 2 उदाहरण जो हमारे सामने है, आदरणीय शरद भैया जी ने हल्दी लगाई थी और वो हल्दी उन्होंने स्वयं ने बेच ली। कम ऐसे भी
प्रयोग हो सकते हैं। जैसे शरद भैया का एक है दायरा है, पहचान का है, लोगों से मिलने जुलने का है, और उनकी बातों पर लोग भरोसा करते हैं। यदि वो इस तरह से ग्रुप बनाते हैं और एक 10-50 लोगों का वो भला आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से कल जब हम परसों सागर गए थे, तो सागर में भी उन्होंने भी अपने उत्पाद जो है स्वयं बेच रहे हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। और उनने जब हमने उनसे पूछा कि भाई अब आपका काम 2014 में जब हम हरिद्वार में उनसे मिले थे, तब वो उस स्थिति में थे कि शुरुआत कर रहे थे, मतलब जीरो से आगे बढ़ रहे थे। पर आज जब कल हमने जब उनसे पूछा तो उनके 19 देशों में उनका काम फैल गया। एक व्यक्ति इतने, और लगभग 65 एकड़ में उनका काम हो रहा है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। वो वहां पर कल जो है बांग्लादेश से भी लोग प्रशिक्षण लेने आए हैं और देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं। मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति एक बार इस तरह से प्रसिद्ध हो जाता है और उसके सहारे यदि उनके मन में ये भावना आ जाए सेवा, जैसे हम लोग गए तो उन्होंने बहुत सहर्ष हम लोगों का समय दिया, हम लोगों को जो है बहुत अच्छी तरह से बात की, लोगों को समझाया, और लोग वहां से बहुत संतुष्ट होके आए। जो व्यक्ति इतने मतलब विदेशों तक में अपना काम फैला रहा, वो व्यक्ति इतनी सरलता से मिल जाए, उसी तरह से यदि आप शरद भैया के यहाँ जाएंगे तो वो भी जो है बहुत विनम्रता से आपको सुनते हैं, आपको समझाते हैं, और उनकी बात जब लोगों को समझ में आती है तो वो भी अपनाते हैं। जैसे पिछले साल बल्लर वाली बात जो हुई थी, उस पर उन्होंने बहुत विनम्रता से समझाया, सुनील भाई ने उसका उपयोग किया, और वो बहुत अच्छे से आज उसका प्रभाव ये हुआ कि अब इस बार बहुत सारे किसानों ने जो है उस काम को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा निवेदन ऐसा है कि ये छोटे छोटे लोग भी जो है यदि इस तरह से इनके साथ जुड़ करके काम करेंगे तो ये भी एक मतलब हो सकता है। और जो दुबे जी ने कहा वो तो बहुत बड़ी बात है कि बिना, जो हमारे 85% किसान हैं उनकी तो सही में ही उनको तत्काल जरूरत होती है। आज उनने फसल निकाली और कल उनको पैसे चाहिए, क्योंकि अगली फसल उनको बोना है। वो रोक थोड़ी सकते, उनको तो पैसे चाहिए। और वो स्थिति जो है बिना सहयोग के, या तो कंपनी करे, या कोई ट्रस्ट करे, या कोई व्यक्ति करे, या सरकार करे, तभी ये संभव है। जी जी धन्यवाद मेहरा जी। जी आदरणीय सुमित वर्मा जी। जी मतलब मेरा सुझाव ये था कि हम अगर कुछ फसल बनाते हैं तो एक प्रयास ऐसा होना चाहिए कि कुछ ना कुछ हम एक एंड प्रोडक्ट बनाएं, फाइनल प्रोडक्ट बनाएं जो रेडी टू ईट हो, मतलब जो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट हो। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एक मेरा मित्र था एनआईटी में जब थे, तो आंध्र प्रदेश से। वो वहां पे उनके पड़ोस में कोई बुजुर्ग दंपति थे, वो अदरक का अचार बनाते थे और वो सिंपल प्लास्टिक में पैकेज करते थे, कोई ब्रांड नहीं, कुछ नहीं। और उनका अदरक का अचार इतना टेस्टी था कि अब वो दुनिया के कई देशों में उन्हीं आईटी एम्प्लॉयज के थ्रू, मतलब ऐसा था कि आप दूसरे को बताए बिना रह नहीं सकते। अब वो एक अदरक का अचार एक सिंबल बन गया। अब उसके थ्रू आप जब विश्वास हो गया तो फिर आप वो कुछ भी बेच सकते हैं। तो और दूसरा चीज ये कि मैं तो अपना एरिया, अपना जो फार्म है वो उसको मैं ये होम स्टेज में रजिस्टर करूंगा, जितने भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि एयरबीएनबी है और वो भी है। तो ये भी मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप बेचने में तो जाए ही, बेचने का तरीका खोजने का, बट ग्राहक को भी खोज हमारे पास लाने का वो भी एक हम प्रयास कर सकते हैं। तो यही एक व्यवस्था में जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम रजिस्टर कर सकते हैं, अपने फार्म में एक छोटा सा बना ही सकते हैं कमरा। हम अपने अतिथियों के लिए तो रखते ही हैं, तो थोड़ा सा एक डेकोरेटिव जो होगा स्पेस, तो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और शहरों से निकलना चाहते हैं, छुट्टियां मनाना चाहते हैं, वो मॉल और ये सबसे उब गए हैं। तो ये एक मेरा सुझाव था। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और किसी का कोई सुझाव हो, कोई अपनी बात रखना चाहता है सदन में, सम्मानित सदस्य, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे। जी आदरणीय दिनेश जी।
हाँ जी, जी आदरणीय बहुत सारे अच्छे सुझाव और सुझावों के साथ प्रश्न भी आए हैं, जिनको आने वाले दिन में जिनका निराकरण करना ज़रूरी है, क्योंकि यही मूलभूत समस्याएँ हैं, जो हमारे कृषि कार्य को कृषकों के लिए बाधाएँ बन रही हैं और उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य की बाधाएँ बन रही हैं। अच्छा भोजन उन तक नहीं पहुँच रहा है। कल शाम को कुछ ऐसे विद्यार्थी कह सकते हैं, 20 लोग इकट्ठा थे एक गूगल मीट पे, जिसपे उन्होंने ऐसे प्रश्न रखे थे और नव युवाओं के, वो उनमें से पत्रकार थे, कुछ आईएएस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने रूरल कम्युनिकेशन पे बात की और कहीं न कहीं जो प्रश्न आदरणीय सदस्यों के माध्यम से अभी आए हैं, वही प्रश्न उनके भी थे कि कैसे हम आगे बढ़ें। हमने आज ऐप की सहायता से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की बात की है और निश्चित ही इनमें कुछ न कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन जैसे कि आदरणीय दुबे सर कहते हैं कि इन सहायता, ये तो मतलब हमारी जो है एक छोटे-छोटे विकल्प हैं और इनकी हम सहायता तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम कैसे सामूहिक रूप से ज़्यादा, अधिक से अधिक किसानों को आगे बढ़ा सकें या आगे बढ़ सके किसान। इसके लिए किसान तो अपनी तरफ से तो उसका जो कार्य है, संघर्ष है, पुरुषार्थ है, वो कर ही रहा है, लेकिन उसको कदम आगे बढ़ाने के लिए कुछ हेल्प की ज़रूरत तो होती है। ये बात भी सही है कि हमें सरकारों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकारें ही इसलिए बनती हैं ताकि इन कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। अब सरकार इन कार्यों को आगे कैसे बढ़ा सके, तो जैसे आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय हमारे मेहरा साहब, उन्होंने बात रखी है। तो जो जैसे एग्रो टूरिज्म हो गया है, अब कम्युनिटी फार्मिंग हो गई है, या इंडिविजुअल जो समर्थ फार्मर्स हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी समर्थवानों को अगर संगठित किया जाए, वो समर्थवान किसान जैसे शरद वर्मा जी हैं, या मेरे सर ने अभी दूसरे किसान की बात करी है, या वो समर्थवान किसान जो कि किसान बनने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे सुमित वर्मा जी, अगर इनको अलग-अलग प्लेटफॉर्म से संगठित करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और इनके माध्यम से सरकार और इन किसानों के, अनुभवी किसानों के मध्य संवाद किया जाए और क्या होना चाहिए, उनमें डॉक्टर दुबे सर जैसे और डॉक्टर हमारे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब जैसे अनुभवी लोगों की सूचनाएं, उनकी संवेदनाएं और उनके अनुभव पे सरकारें कार्य करें और उस कार्य पर किसान आगे बढ़ सके, तो मुझे लगता है कि ये जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, उसमें जो बाधाएं हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। अभी दुबे सर ने अपनी बात में कहा था, जब बीच में उन्होंने कहा था कि कैसे हम जो क्लस्टर तक उस सामान को ले आए, क्योंकि बहुत सारे संगठन ऐसे हो गए हैं, बहुत सारे एनजीओज हो गए हैं, उन्होंने कार्य किया है, लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल। उसी तरह से बहुत सारे सामर्थ्यवान किसान जो कि यहाँ से लेकर विदेश तक जाते हैं, वो ठीक है, वो कुछ सीमित दायरे तक जाते हैं, लेकिन जब तक इनको हम संगठित ढंग से आगे न बढ़ाएं और उसमें सरकार अपना हाथ आगे न बढ़ाए, यानी हम किसानों की तरफ से आगे बढ़े, उपभोक्ताओं की तरफ से आगे बढ़े और सरकार की तरफ से कदम आगे न बढ़ाए जाएं, तब तक हमारी चर्चाएं रहेंगी, कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो हमारी जो योगाहार जैसे प्लेटफॉर्म की जो संरचना हुई है, वो योग है। इसमें उपभोक्ताओं का, किसानों का, सरकारों का योग होना बहुत ही आवश्यक है। मुझे ये जान पड़ता है, मुझे ये लगता है आज की आदरणीय सदस्यों की ज्ञान के माध्यम से, और मैं वापस पहुंचता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कल मेरा भोपाल में जाना हुआ और वहाँ पे सीएम हाउस में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक हुई और उसमें
हमारे युवा आयोग के चेयरमैन और सभी हम राज्य प्रभारी थे। और इतनी सटीक बात, यानी मात्र जो है 6 व्यक्ति के साथ बैठना, एक एक विषय पे बात होना, उन्होंने पूरी जानकारी ली, सामाजिक बात भी हुई। और फिर मैंने योगाहार कार्यक्रम किया, अपने वो क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा, किस प्रकार की बात आदरणीय माननीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो परम पूज्य स्वामी जी के बहुत ही लाडले हैं, मंत्री हैं और भारत सरकार और पतंजलि के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। तो पूरा हमने अपना पूरा कार्यक्रम बताया, अपनी योगाहार जन जागरण यात्रा की बात बताई और जन्मदिन पे आदरणीय पवन कुमार जी के जो वृक्षारोपण किया गया वो भी बताया। और योगाहार कार्यक्रम की बात बताई है कि कोरोना काल से हमारा योगाहार कार्यक्रम चलता है माननीय जी, और हम 1.5 घंटे योग करते हैं और 1.5 घंटे फिर हम किसानों की और हमारे सम्मानित पतंजलि के वैज्ञानिक हैं, आपस में संवाद करते हैं, विभिन्न राज्यों के लोग जुड़े होते हैं। बोले ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे प्रकार से करते रहना चाहिए। तो ये चर्चा हमारी सरकार के पास भी अब आप लोगों का प्रोत्साहन पहुंचने लगा है और ये सौभाग्य मुझे होगा कि मैं मेरे द्वारा यह बात रखने का मुझे अवसर मिला। बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने जाहिर की। तो कल का ये कार्यक्रम रहा था, मैंने कहा चलिए आप लोगों को बता दें। 8:22 हो गए हैं। आदरणीय गजानन पवार साहब का हैंड रीच है, तो 2-3 मिनट में आप अपना सुझाव देने का कष्ट करें, फिर समापन कर दें। जी आदरणीय गजानन जी। जी सदन को ये अभी धीरे धीरे बात वो ऐप से लेके व्यवस्था तक के आ गई। तो कल जो मुन्नीलाल जी भाई साहब ने बोला कि कल हमारी 6 लोगों की मीटिंग हुई वो कृषि मंत्री के साथ में, तो अभी पिछले 7 साल से तेलंगाना सरकार काश्तकार को पर एकड़ 10,000 रुपये अनुदान दे रही। पर एकड़ 5,000 रुपये वो देते हैं नवंबर माह में और 5,000 रुपये देते हैं अपने मार्च माह में। तो ये जो किसान के पास में 5 एकड़ भी जमीन है तो उसको 50,000 रुपये सालाना वैसे अनुदान के तौर पे मिल जाते। अभी उन्होंने ये राशि ये साल में 15,000 रुपये कर दी है, मतलब 7.5 और बिजली फ्री है। तो अपने सदन के कोई जो भी तेलंगाना में रहते होंगे महानुभाव, उनका वो सुचारू रूप से कैसा चला रहे। और दूसरी बात रही ये काश्तकारी के माल की, तो गवर्नमेंट कोई भी हो, यहाँ के जो 140 करोड़ लोग हैं उनके खाने पीने के बारे में सोचती है। और जब भी ये अपने काश्तकारों का या किसानों का माल निकलता है तो कुछ तो ये केंद्र द्वारा कुछ आयात निर्यात धोरण तय करके वो भाव को मेंटेन करना यहाँ तक के तो ठीक है, लेकिन एकदम ही उसको डाउन करना है। जैसा मोजाम्बिक से 10 साल के लिए अरहर का कांटेक्ट हुआ है, तो निश्चित तौर पे जो है जब फसल कम होंगी तो ही अरहर के भाव रहेंगे। या तो वहां पे अगर पक गई तो वो कांटेक्ट हुआ है, खैर वो भी उसमें भी कुछ दम होगा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो व्यवस्था खेती के बारे में तेलंगाना में है उसका अभ्यास करके अगर पूरे देश में अगर वो लागू होता है, क्योंकि वहां पे 5,000 एकड़ को एक कृषि अधिकारी होता है, 7,000 वहां पे एमएसपी पे सरकार के खरीदी केंद्र है। ये मैं बल्लार शाह वो तेलंगाना से नजीक ही हो तो अपने कोई संघ के स्वयंसेवक या हमारे जो कोई नाते संबंध है उनसे बातचीत की हुई मेरी ये माहिती है। पर इस आधार पे अगर अपने सदन के कोई महानुभाव तेलंगाना से है या कुछ संपर्क होता है तो वो गवर्नमेंट की थोड़ी व्यवस्था जान के वो अपन इधर कैसा लागू कर सकते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, विचार होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। और हाँ, मध्य प्रदेश में अगर किसी किसान को ऐसा यह लाभ मिलता हो तो बताएं, और नहीं मिलता है तो तेलंगाना से हम संवाद करेंगे और वहाँ से कैसे मिल रहा है तो हम चाहेंगे कि हम भारत के अन्य राज्यों में भी यह लाभ सरकार का किसानों को मिले। बहुत सुंदर आपने मार्गदर्शन दिया है, इसको अपन पुनः दोहराएंगे कल इस विषय को। आदरणीय गजानन पवार साहब, समय रहते हमें ये संवाद 7:30-8 बजे के पहले अगर रखा जाए, सब लोग उपस्थित रहते हैं तो चर्चा जरूर हो जाएगी, क्योंकि किसानों के हित में बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है आपका। और मैं
अब समापन की ओर चलते हैं और नीलकंठ सावले जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और सबका समापन आभार ज्ञापित करें। ओम। धन्यवाद मुन्नीलाल भाई जी। सभी सदन को ओम प्रणाम। आज हमारे आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी उर्फ दादू जी ने बहुत ही अच्छा योग की कक्षा ली है और हमारे मुन्नीलाल भाई जी कहते हैं दादू जी भी डांटते भी है, तो डांटना भी एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है। और उसमें योग में अपने दादू जी ने कहा है कि बहुत अच्छा तरह कक्षा का शिस्ती से पालन किया है। इसी तरह आज जो मार्केटिंग पर ऐप्स कैसे किसानों को काम आते हैं, ये हमारे आदरणीय पवन सर और आदरणीय दिनेश सेमवाल जी ने प्रेजेंटेशन के बारे में किसानों को मार्गदर्शन किया और आगे की ये चर्चा ऐसी ही आगे बढ़े, यही कामना करते हैं। और हर दिन इस योगाहार में एक नया मार्गदर्शन तो मिलता ही है। इसी प्रोग्रेस के साथ हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी हर दिन, हमारे रंजना बहन जी भी हर दिन प्रयास में रहते हैं कि कैसे इसमें किसान जुड़े, मार्गदर्शक जुड़े और सभी का प्रयास ऐसा ही चालू रहे और ये योगाहार कार्यक्रम ऐसे ही आगे बढ़े, ये हम सभी सदन से प्रयत्न करते हैं। कल भी मैंने सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से 3 किसानों से जो जैविक करते हैं उनसे बातचीत करके वो भी 1-2 दिन में वो भी जुड़ेंगे। तो ऐसे सभी को एक निवेदन के माध्यम से हम निवेदन करते हैं सदन के माध्यम से कि हर दिन प्रयास 2 व्यक्ति को 3 व्यक्ति को फोन करके अपने योगाहार कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास चालू रखे। आदरणीय हमारे अनिल चतुर्वेदी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय गजानन पवार जी, आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी, आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय रामाधार जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय बहन वैशाली विनायक जी, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डर टीम से और जो लेफ्ट हो चुके हैं उनके प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करके आज का दिन सभी के लिए शुभ मंगल हो। आज की कोजागिरी पूर्णिमा का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छा। इसी के साथ आज का योगाहार का समापन करते हुए कल नए ऊर्जा के साथ 5:30 बजे मिलते हैं। सभी के लिए ओम प्रणाम। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ जी। और आपने भी जो सुझाव दिया है बहुत अच्छा दिया है कि हम सब लोग 2-2 आदमियों को आपस में जोड़े और हमारे युवा कार्यक्रम में इसी प्रकार से और संख्या भी बढ़े और हम सब लगातार इस कार्यक्रम को करते रहें। जी।